वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कल हमने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया। वहां पर हमने पढ़ा व्हाट आर रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड व्हाट आर इररिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच प्रोसीड बोथ इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। वहां पर मैंने आपको ये बोला दीज रिएक्शंस आर नेवर कंप्लीटेड, दे आर बाई डायरेक्शनल रिएक्शंस। इनमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में और साथ ही साथ प्रोडक्ट्स कन्वर्ट होते हैं रिएक्टेंट्स में। इन रिएक्शनों के लिए हम कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट नहीं लगा सकते हैं बिकॉज दीज आर इनकम्प्लीट रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बोला ये वो रिएक्शंस होते हैं जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। दे ऑलवेज मूव इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो आगे की तरफ जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। ठीक है, ये कंप्लीट रिएक्शंस होते हैं और ये होते हैं वन साइडेड रिएक्शंस। ठीक, फिर मैंने आपको बोला यहां पर हम कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट लगा सकते हैं, जो मैंने आपको सिखाया मोल कंसेप्ट में। लिमिटिंग रिएजेंट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना रिएक्टेंट बचा है और कितना प्रोडक्ट हमें मिला है, वो हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने डिस्कस किया जो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसमें एक टाइम आता है जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, और वहां पर सिस्टम के जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होते हैं कंसंट्रेशन, मोल्स, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कलर, डेंसिटी एटसेट्रा, वो हमेशा रहते हैं कांस्टेंट, वो अब चेंज नहीं होंगे विद टाइम। दे विल रिमेन नाउ कांस्टेंट एंड फिक्स्ड, उनका वैल्यू कांस्टेंट होगा। उस स्टेज का नाम था इक्विलिब्रियम स्टेज। फिर मैंने आपको बोला अगर सिस्टम में गैसोस स्पीसीज इन्वॉल्व है तो हमेशा इक्विलिब्रियम आएगा अंडर क्लोज्ड कंटेनर, और अगर सिस्टम में सिर्फ एक्वस फेज है इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश्ड इन ओपन कंटेनर एज वेल, वो हमने कल डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेज। वहां पर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी ये बोला कि यहाँ ये होता है डायनेमिक इन नेचर, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। वहां पर मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल सिखाया। मैंने आपको बोला N2 प्लस H2 कन्वर्ट होगा किसमें, अमोनिया में, NH3 में। ठीक है बेटा, ये हाइबोरस प्रोसेस है। साइंटिस्ट ने क्या काम किया, उन्होंने इसमें ऐड किया ड्यूटेरियम। उन्होंने एक आइसोटोप यूज किया हाइड्रोजन का, ड्यूटेरियम। जैसे ही ड्यूटेरियम ऐड किया यहां पर हमें मिला NDH2, ये एक प्रोडक्ट मिला हमें। ND2H ये भी मिला, ND3 ये भी मिला। मतलब इस रिएक्शन में साइंटिस्ट को मिला अमोनिया भी मिला, इनको मिला NDH2 भी मिला, ND2H भी मिला और ND3 भी मिला, ये भी मिला। साथ ही साथ रिएक्टेंट के साइड में वहां पर मौजूद था नाइट्रोजन ऑलरेडी है, वहां पर इनको मिला H2 भी था, D2 भी था और HD भी था, ये सारे इनको मिला वहां पर। इसका मतलब ये है रिएक्शन रुकी नहीं है, इट इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। इसीलिए हमें सारे प्रोडक्ट्स मिले इन दिस रिएक्शन विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन रिएक्शन मूव्स बोथ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इस टेक्निक का नाम था आइसोटोप लेबलिंग टेक्निक। आपको इतना याद रखना, अमोनिया भी मिला और डिटोरेटेड अमोनियम मॉलिक्यूल्स भी मिले। ऐसे ही हाइड्रोजन भी मौजूद था, ड्यूटेरियम भी मौजूद था और HD भी मौजूद था, क्योंकि NH डिसोसिएट होता है इनटू H एटम्स, D2 भी डिसोसिएट होगा इनटू D एटम्स, H और D आपस में मिलेंगे और हमें मिलेगा HD, ये मॉलिक्यूल भी हमें मिलेगा। रिएक्शन में इसका मतलब ये हुआ रिएक्शन कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये हमने कल डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपको बोला इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। आप रिएक्टेंट से स्टार्ट करोगे आपको मिलेगा इक्विलिब्रियम, आप प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो आपको मिलेगा इक्विलिब्रियम। वहां पर भी मैंने आपको ग्राफ शो किया। फिर मैंने आपको बोला इक्विलिब्रियम स्टेज इज द मोस्ट स्टेबल स्टेज थर्मोडायनेमिकली। यहां पर डेल एस का वैल्यू होता है 0 के बराबर, लेकिन एंट्रोपी इज मैक्सिमम, वो मैक्सिमम होती है, चेंज नहीं होती है। फिर ये भी बोला मैंने डेल जी का वैल्यू 0 के बराबर है। आप ये भी याद रख सकते हो अगर डेल जी का वैल्यू 0 है, डेल्टा एस का वैल्यू 0 है, इस फार्मूला से मैं निकाल सकता हूं डेल्टा एच का वैल्यू भी होगा 0 के बराबर। इस फार्मूला से आप निकाल सकते हो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से। इसका मतलब ये है एट इक्विलिब्रियम डेल जी इज 0, डेल्टा एस इज 0, डेल्टा एच इज आल्सो इक्वल टू 0। दिस इज थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेज की ये थर्मोडायनेमिक्स है, याद रखना। आप यहां से निकल सकते हो जब ये 0 है, ये 0 है, उसका मतलब है डेल एच भी इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर।
फिर हमने डिस्कस किया, लास्ट में मैंने आपको बोला जो ये इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम अगर हम इसको अपनी पोजीशन पर रखेंगे, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो इक्विलिब्रियम विल रिमेन फॉर इनफिनाइट टाइम पीरियड। ये हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है उसके टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। लेट अस पुट टुडेस टॉपिक, उसका नाम है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टॉपिक का नाम डालो, इसको घर में अच्छे से पढ़ना, जो मैंने कल पढ़ाया उसको फिर से रिवाइज करना। टॉपिक का नाम डालो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये आज का टॉपिक है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। हमारे पास दो टाइप्स है, एक का नाम है फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, दूसरे का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। इट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, लिखो डेफिनेशन। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। Equilibrium established during physical transformations. Equilibrium established during physical transformations. Physical transformations is known as physical equilibrium. Equilibrium established during physical transformations is known as physical equilibrium. यहां पर क्या होगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ फेज चेंज होगा। इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन नोट करो। पहला एग्जाम्पल फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, सेकंड है एलोट्रॉपिक चेंजेस। एलोट्रॉपिक चेंजेस, जब एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट होगा उस वक्त वो इक्विलिब्रियम कहलाता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर? आप ऐसे भी एग्जांपल्स लिख सकते हो। हमारे पास है वाटर, H2O लिक्विड। चलो पहले सॉलिड लेंगे, सॉलिड को कन्वर्ट कर दो किस में, वाटर लिक्विड में। फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको सिखाया है कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग। प्रोसेस इज फ्यूजन, इट इज फ्यूजन, इसी का नाम है मेल्टिंग। रिवर्स प्रोसेस इज फ्रीजिंग। ठीक है, ये कब होगा याद रखो, जब प्रेशर इक्वल टू 1 बार, टेम्परेचर इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 273 केल्विन। याद रखना इस वक्त अगर हम इस रिएक्शन को करेंगे एक इंसुलेटेड कंटेनर में, कहां पर, इंसुलेटेड कंटेनर, इसको करो एक इंसुलेटेड कंटेनर में। इंसुलेटेड आपको पता है, एडियाबैटिक कंटेनर, इंसुलेटेड कंटेनर वो कंटेनर होता है जहां पर हीट एक्सचेंज नहीं होगी, Q इक्वल टू 0, हीट इज नाइदर गेनड नॉट लॉस्ट। उस वक्त मास ऑफ आइस एंड मास ऑफ वाटर, लिक्विड H2 रिमेन्स कांस्टेंट। उस वक्त ये रहेगा कांस्टेंट। याद रखना, इंपॉर्टेंट फीचर है इस इक्विलिब्रियम का। अगर आपने कंडीशन रखे 1 बार प्रेशर, 273 केल्विन टेम्परेचर और सिस्टम है इंसुलेटेड, उस वक्त मास ऑफ आइस रिमेन्स कांस्टेंट, मास ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे यहां पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, मास ऑफ आइस एंड मास ऑफ वाटर, लिक्विड वाटर रिमेन्स कांस्टेंट, बट सिस्टम शुड बी इंसुलेटेड, हीट एक्सचेंज शुड बी इक्वल टू 0। सेकंड लिखो, वाटर लिक्विड। अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है किस में, वाटर गैस में, वेपर फॉर्म में। आपको पता है दिस प्रोसेस, फॉरवर्ड प्रोसेस इज नोन एज दिस वेपराइजेशन, रिवर्स प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। ठीक है, जहां पर ये होगा इफ प्रेशर इज इक्वल टू, देखो बेटा, P इज केप्ट टू 1 बार, T इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 373 केल्विन। ठीक है, उस वक्त क्या होगा,
उस वक्त जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है वो इक्वल होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन। वहां पर एस्टेब्लिश होगा इक्विलिब्रियम। उस टेम्परेचर पे हम डिफाइन करते हैं वेपर प्रेशर। मैं ये कह सकता हूं इस इक्विलिब्रियम में वेपर प्रेशर रहेगा कांस्टेंट। और यही पे याद रखना, वो टेम्परेचर जहां पर रेट ऑफ वेपरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, उस टेम्परेचर का नाम है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। इट इज नोन एज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। याद रखना, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं वाटर के लिए एट 1 बार प्रेशर एंड 373 केल्विन। ये वो टेम्परेचर होता है सु टेम्परेचर यतनस रेट ऑफ वेपराइजेशन बराबर रेट ऑफ कंडेंसेशन। यीत्या मॉलिक्यूल आब मज खसन गैस फेज मज, तिथि मॉलिक्यूल वसन गैस फेज मज आबस मज वापस। मतलब रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। उस टेम्परेचर पे हम डिफाइन करते हैं वेपर प्रेशर। वो डिपेंड करते हैं ओनली ऑन टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर का नाम है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। हमेशा याद रखना, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतना ज्यादा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। यही वजह है हाई ऑल्टीट्यूड पे बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन altitude, it depends on atmospheric pressure. This is second equilibrium, it is physical equilibrium. ठीक है बेटा, थर्ड एग्जांपल लगाओ। थर्ड एग्जांपल हम ये भी लिख सकते हैं, अगर हम ये लेंगे सॉल्ट, इट इज सॉल्ट। सॉल्ट को मैंने पानी में डाला, इसने बनाया सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे ही इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, उस इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, उस वक्त कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट। वो अब चेंज नहीं होगा। दिस इज अगेन फिजिकल इक्विलिब्रियम। मतलब सॉल्युबिलिटी विल रिमेन कांस्टेंट, जितना वो घुल गया उतना वो घुल गया। रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, जितना वो डिसॉल्व होगा उतना वो वापस प्रेसिपिटेट होगा। उस वक्त रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसे ही आपको पता है, फोर्थ एग्जांपल ये भी पुट कर सकते हो, गैस इन वाटर। गैस इन वाटर, आपको पता है जो हमारे पास जो बोतल्स होते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स, पेप्सी और एनी अदर, उसमें क्या होता है, उसमें डिसॉल्व होता है। यहां पर डिसॉल्व होता है कार्बन डाइऑक्साइड अंडर हाई प्रेशर। पानी में डिसॉल्व होता है अंडर हाई प्रेशर। क्लियर? यहां पर हम यूज करते हैं एक लॉ, उसका नाम है हेनरी लॉ। वो स्टेट करता है जितना ज्यादा ऊपर प्रेशर होगा उतना मास ऑफ गैस डिसॉल्व होगा लिक्विड में। ठीक है, जैसे ही हम रिमूव करते हैं कैप को, तो यहां से कुछ गैस एस्केप करता है। ठीक है, क्योंकि अब नया इक्विलिब्रियम आएगा, ऊपर प्रेशर कम है अब। ठीक, इसलिए गैस एस्केप करेगा। ठीक है, यही वजह है गैस एंड वाटर के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। उस वक्त क्या होगा, मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब हो गया, जितना आप ज्यादा प्रेशर ऊपर अप्लाई करोगे उतना ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होंगे। इसका नाम है हेनरी लॉ। इट इज नोन एज हेनरीज लॉ। इट इज हेनरी लॉ। आगे पढ़ेंगे, ये भी फिजिकल इक्विलिब्रियम है। क्लियर? ऐसे ही बेटा हम ये भी लिख सकते हैं, हमारे पास है कार्बन, इट इज ग्रेफाइट स्टेट। ग्रेफाइट, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये बनाएगा कार्बन डायमंड स्टेट। ठीक है बेटा, दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर? आपके पास है फास्फोरस। फास्फोरस P4 व्हाइट, ये व्हाइट है, इसको चेंज कर सकते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फास्फोरस, रेड फास्फोरस। इनके दरमियान भी ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है। सल्फर में भी होगा। ऐसे हम एग्जांपल्स शो कर सकते हैं फॉर फिजिकल इक्विलिब्रियम। शॉर्ट्स में तो याद था सो इक्विलिब्रियम यथ मज फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन गई।
या इलेक्ट्रॉनिक चेंज गई। फिर मैंने आपको 3-4 एग्जांपल दिए, उनको अच्छे से याद रखना, ठीक है। सेकंड इज केमिकल इक्विलिब्रियम। सेकंड इज केमिकल इक्विलिब्रियम, ये फिजिकल था। सेकंड का नाम डालो केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम यही हमारे सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में है केमिकल इक्विलिब्रियम। लिखो बेटा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड इन केमिकल रिएक्शंस। Equilibrium established in chemical reactions is known as chemical equilibrium. Is known as chemical equilibrium. Examples देखो जल्दी। N2 plus thrice H2, it will give twice ammonia. Clear? It is gaseous form, ये भी gaseous form में है, ये भी gaseous form में है, ठीक है। इसलिए सिस्टम शुड बी क्लोज्ड। ये पहला एग्जांपल है। आप ये भी शो कर सकते हो, PCl5 इसको डिसोसिएट करो, किसमें? PCl3 एंड Cl2 में। ये गैसवस है, ये गैसवस है, ये गैसवस है, ये भी होगा इन क्लोज्ड कंटेनर। आप थर्ड ये भी शो कर सकते हो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड डिसोसिएट हुआ, हीट मैंने दिया, इसने बनाया कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज गैस फॉर्म, इट इज सॉलिड फॉर्म। इसको भी आपको रखना है क्लोज कंटेनर में, क्योंकि यहां पर एक गैसवस प्रोडक्ट है। नोट करो, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ऐसे ही हमारे पास एक और इक्विलिब्रियम है, उसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। जब आयनस हम पानी में सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हैं, वहां पर भी एस्टैब्लिश होता है इक्विलिब्रियम, उसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। वो हम पढ़ेंगे आगे। आप फिलहाल दो ही याद रखो, फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा। नोट करो। देख बेटा, इसका मैं यहां पर आपको ग्राफ शो करूंगा, इसका हाइबोरस प्रोसेस का। दिस इज, यहां पर मैं प्लॉट करूंगा कंसंट्रेशन और यहां पर हम प्लॉट करेंगे टाइम। नाइट्रोजन इज रिएक्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी विद टाइम, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, और फिर यहां पर रहेगा कांस्टेंट, फिर रहेगा पैरेलल। यहां पर आया इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, इट इज टाइम। दिस इज N2, ये किसका कंसंट्रेशन है? N2 का। अब देख, यहां पर हाइड्रोजन, ये भी रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन भी फॉल होगी विद टाइम। यहां पर ये रहा कांस्टेंट, इस पॉइंट के बाद ये रहा कांस्टेंट। दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ H2, ये भी रिएक्टेंट है। अब देख अमोनिया का, पहले ये रिएक्टेंट्स थे, उस वक्त ये 0 के बराबर, वो 0 के बराबर, वो बढ़ेगा। ऐसे मैं शो कर सकता हूं, ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया चेंज नहीं हुआ है, वो फिर रहा कांस्टेंट, मतलब दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम स्टेज। इन तीनों को ज्वाइन करो, यहां पर जो टाइम है ये टी इक्विलिब्रियम कहलाता है, और दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे आ गया कौन? इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विल इंक्रीज विद टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ N2 विल डिक्रीज विद टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ H2 विल डिक्रीज विद टाइम। जैसे ही इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ H2 चेंज नहीं होगा, वो रहेगा कांस्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ N2 चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ये ग्राफ बनाओ, दिस इज फॉर हाइबोरस प्रोसेस। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी ने भी ये ग्राफ दिया, आप वहां पर भी इसको पढ़ सकते हो। ग्राफ्स आपको आने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है वो आपको समझ में आना चाहिए। टॉपिक का नाम डालो, ये हुआ टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये इंपॉर्टेंट है।
लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये होता क्या है, देखो बेटा क्या है इंपॉर्टेंट। हमारे पास एक रिएक्शन है ए प्लस डी, इट फॉर्म्स सी प्लस डी। स्टेशनमेट्रिक कोएफिशिएंट में शो करूंगा, इसका n1 है, बी का n2 है, सी का n3 है, डी का n4 है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के एफ कहलाता है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के बी कहलाता है। ठीक है, दो साइंटिस्ट आए, एक का नाम था गुलडबर्ग, GULD गुलडबर्ग एंड वागी, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक लॉ दिया, उसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा लामा। लॉ ऑफ मास एक्शन। इन दो साइंटिस्ट ने दिया एक लॉ ऑफ मास एक्शन। व्हाट डज लॉ स्टेट? लॉ कहता है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, या हम ये भी कह सकते हैं, अगर मैं कहूंगा ये रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट डिपेंड करता है इसकी एक्टिव कंसंट्रेशन पे, उसका नाम है एक्टिव मास। एक्टिव मास बेसिकली क्या होता है, केमिस्ट्री में पहले एक्टिव मास यूज करते टर्म इन प्लेस ऑफ कंसंट्रेशन, ये बेसिकली होता है कंसंट्रेशन। बस इतना ही है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर इसका कोई कोएफिशिएंट है उसको ले लो पावर में, वाई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज रेज्ड टू पावर। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, आर मनो पी यथ मज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 लामा वन दपन है रेट ऑफ रिएक्शन। अगर वुचन रेट ऑफ रिएक्शन यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कुछ आर तेज कर कोएफिशिएंट खाड़ू पावर। बस इतना ही है। इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, इक्वालिटी साइन में, तेल में रेट ऑफ रिएक्शन रर यस बराबर तेल रेट कांस्टेंट। अगर ये रिएक्शन पकड़ ब्रोट कुन मैं डालूंगा यहां पर के एफ और यहां पर आएगा आर का पावर n1। यही है लामा। व्हाट इज लामा? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स वायर कोएफिशिएंट इज रेज्ड टू पावर। पहले आप लिखो लॉ ऑफ मास एक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो इट वाज गिवन बाय गुलडबर्ग एंड वैगे। इट वाज गिवन बाय गुलडबर्ग एंड वागे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लामा रेट ऑफ रिएक्शन, मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स वायर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट is raised to power। नोट करो, अकॉर्डिंग टू लामा लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स वायर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज रेज्ड टू पावर। समझ आवा? मैंने रिएक्शन आर गिव्स पी, अत लगो मैं लामा, तेल रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक्टिव मास ऑफ ए। एक्टिव मास इज बेसिकली कंसंट्रेशन को हम शो करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। किससे? स्क्वायर ब्रैकेट से। मैं थो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आर कोएफिशिएंट इज रेज्ड टू पावर। फिर मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन को कन्वर्ट किया इक्वालिटी साइन में, ये बन लॉ ऑफ मास एक्शन। नोट करो। अब लिखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर हम डिराइव करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लिखो बेटा एक्टिव मास लिखो इट इज बेसिकली इफेक्टिव
इट इज बेसिकली इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन होती है, मोलैरिटी होती है, नॉर्मेलिटी होती है सोल्यूशन की, ठीक है। इट इज पार्शियल प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस, ठीक है। इट इज बेसिकली इफेक्टिव कंसंट्रेशन। दूसरा पॉइंट लिखो, इट इज दैट मास ऑफ रिएक्टेंट विच टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन। ये रिएक्टेंट का वो मास होता है जो रिएक्शन में पार्ट लेता है। इट इज दैट मास ऑफ रिएक्टेंट विच टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन। इट इज दैट मास ऑफ रिएक्टेंट विच फर्स्ट टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन में पहले पार्ट लेता है। इट इज दैट मास ऑफ रिएक्टेंट विच फर्स्ट टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन। लिखो, इट इज यूनिट इज मोल पर लीटर और एटमॉस्फेयर। इसका यूनिट होता है क्या, मोल पर लीटर और एटमॉस्फेयर। इन केस ऑफ गैसोस स्पीसीज इट इज एटमॉस्फेयर, इन केस ऑफ एक्वस स्पीसीज इट इज मोल पर लीटर। उसका मतलब है मोलैरिटी। इसका यूनिट सेम है एज दैट ऑफ मोलैरिटी बिकॉज एक्टिव मास इज बेसिकली कंसंट्रेशन, ठीक है। एक और पॉइंट लिखो, इसको लिखो, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। याद रखना, ये मैंने सॉलिड कर दिया, ये मैंने कर दिया लिक्विड, ये मैंने कर दिया गैस, ये मैंने कर दिया सॉलिड। यम साथ सिस्टमस मज आसि, सिस्टम मज गैस स्पीसीज, अत सॉलिड अत लिक्विड, तम साथ मान एक्टिविटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू 1, इट रिमेन्स कांस्टेंट, उसको हम लेते हैं 1। एक्टिविटी ऑफ सॉलिड इज आल्सो टेकन इक्वल टू 1, एक्टिविटी ऑफ सॉलिड आल्सो टेकन इक्वल टू 1। जब किसी सिस्टम में, व्हेन सिस्टम इज हेटेरोजेनस, आपको पता है अगर सारे स्पीसीज एक सी फेजेस में, देन सिस्टम इज होमोजेनस इक्विलिब्रियम, उसमें सारे एक जैसे हैं। और अगर किसी इक्विलिब्रियम में मोर देन वन फेज है, उसका नाम है हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। आगे मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन ये पॉइंट याद रखना, अगर कुछ इक्विलिब्रियम में गैस स्पीसीज तथ सॉलिड तो लिक्विड तब जाके एक्टिविटी ऑफ सॉलिड इज टेकन इक्वल टू 1। मतलब एक्टिव मास ऑफ सॉलिड इज टेकन इक्वल टू 1, एक्टिव मास ऑफ लिक्विड इज टेकन इक्वल टू 1। इसके लिए मैं आपको देता हूं एक्सप्लेनेशन। देख, जो ये प्योर सबस्टेंस होता है सॉलिड, अगर तुम प्योर सबस्टेंस याद रखना, एम कंसंट्रेशन का बराबर है, इट इज मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, इट इज लीटर, इट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर। बताओ मोल्स किससे बराबर होता है, इट इज मास डिवाइडेड मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई वी। क्या मैं लिख सकता हूं m बाई वी इंटू 1 बाई m? बहना लिखते लिए मास बाई वॉल्यूम इज डेंसिटी, ये बना फार्मूला डेंसिटी बाई मास। देख बेटा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्योर सबस्टेंस खतर गस नाइदर डेंसिटी चेंजेस नॉर मॉलिक्यूलर मास चेंजेस। जब ना डेंसिटी चेंज होगा ना मॉलिक्यूलर मास चेंज होगा, उसका मतलब प्योर सबस्टेंस का एक्टिव मास चेंज नहीं होगा। एक्टिव मास remains constant, जब ये कांस्टेंट रहेगा, it is taken इक्वल टू 1, 0 के बराबर नहीं, 1। नोट करो, प्योर सबस्टेंस के लिए याद रखना, प्योर सबस्टेंस, मगर ये तब वैलिड है जब एक स्पीसीज गैसस हो। यम साथ आकाश गैसस, उस वक्त सॉलिड और लिक्विड का हमेशा हम लिखते हैं एक्टिव मास इक्वल टू 1। उसका रीजन ये है क्योंकि वो प्योर होता है, प्योर उसकी कंसंट्रेशन उसको डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। एम कंसंट्रेशन इज बराबर नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, वॉल्यूम लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स किससे बराबर होते हैं, मोल्स हमेशा मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मास ऑफ सबस्टेंस, बड़ा m स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सबस्टेंस। मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, neither density changes nor molecular mass changes, therefore active mass remains constant, it is taken equal to 1। very very important, note करो। वो क्लियर बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस वाज लॉ ऑफ मास एक्शन, इट वाज गिवन बाय गुलडबर्ग एंड वैट। उन्होंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट वेयर कोएफिशिएंट इज रेज़्ड टू पावर। क्वेश्चन एक लिखो,
क्वेश्चन नंबर 1, राइट लामा ला मास एक्शन, जल्दी लिखो। राइट लामा, फर्स्ट A 2 times B 3 times C प्लस D, याद रखना G G G G, ये होगा 1, जिसका नहीं दिया होगा ये 1 के बराबर ले लो, वो आपको पता है। पहला क्वेश्चन करो जल्दी, बताओ व्हाट इज दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज रिएक्टेंट, बताओ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एक्टिव मास मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 1 इनटू, इट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट, अगर एक से ज्यादा होंगे रिएक्टेंट्स तो करना है प्रोडक्ट, B का पावर 2। वेरी गुड, दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड के लिए लिखो इक्विलिब्रियम रिएक्शन, इट कैन मूव इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, राइट। रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड के लिए कैसे लिखोगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ये बनेंगे रिएक्टेंट्स, मैंने आपको सिखाया है, कंसंट्रेशन ऑफ C पावर 3, कंसंट्रेशन ऑफ D पावर 1, ये आएगा बैकवर्ड के लिए। फिर आप इसको चेंज कर सकते हो किसमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, आप लिख सकते हो K फॉरवर्ड A का पावर 1 B का पावर 2, इसके लिए आप ये भी लिख सकते हो इट इज रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, इसके बदले आएगा प्रोपोर्शनलिटी साइन के बदले, और हमें मिलेगा C का पावर 3 D का पावर 1, ये बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नोट करो, क्वेश्चन नंबर 2 करो जल्दी। 2 times A 3 times B gives 4 times C 1 times D, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये गैस है, बताओ जल्दी कैसे लिखोगे लामा। अभी मैंने सिखाया फॉर फॉरवर्ड, जल्दी बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉलिड है, इसका एक्टिविटी 1, मतलब यहां पर आएगा कंसंट्रेशन ऑफ 1 का पावर 2, वो 1 के बराबर आएगा। बताओ B है गैस, इंपॉर्टेंट है, B का पावर 3 आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ बैकवर्ड के लिए क्या बनेगा, RB का बराबर नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, कोफिशिएंट ये लिक्विड है, इसका आएगा 1। अभी मैंने कहा क्योंकि इस इक्विलिब्रियम में है गैसवस स्पीसीज, इसमें गैसवस स्पीसीज है, उसके साथ है लिक्विड और सॉलिड, उनका बनेगा 1 के बराबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां पर बनेगा D का पावर 1, मतलब ये बनेगा किसके बराबर, इट विल बी K फॉरवर्ड सिंपली B का पावर 3, ये बनेगा फॉरवर्ड के लिए। बैकवर्ड के लिए क्या बनेगा, इट विल बी K बैकवर्ड D